स्वागत है आप सबका एक बार फिर से कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी की ओर से। आज हम ईयरली जो करंट है आर्ट एंड कल्चर का उसका सेकंड पार्ट डिस्कस कर रहे हैं। अगर आप इसका फर्स्ट पार्ट भी देखना चाह रहे हैं, और देखना ही चाहिए आपको, अगर आप फर्स्ट पार्ट देखना चाह रहे हैं तो कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल पे आपको मिल जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। कल हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने यूनेस्को विश्व विरासत में जो भी स्थल शामिल थे, जो भी मंदिर शामिल थे, उनको एक बार देख लिया था। आज कुछ अन्य मंदिर हैं और बाकी का करंट अफेयर्स है, उसको भी देख लेते हैं। ये हम केवल उन्हीं टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो पिछले एक साल में न्यूज़ में थे, करंट अफेयर्स के एक साल में न्यूज़ में थे आर्ट एंड कल्चर वाले, और इसके अलावा जो यूपीएससी के काम के हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। खबरों में रहे और दूसरे मंदिर, और अन्य मंदिर का मतलब एक तो हमने देखे थे विश्व विरासत वाले मंदिर, अब जो अन्य मंदिर हैं वो उड़ीसा में 3 प्रमुख मंदिर हैं, कोणार्क मंदिर, जगन्नाथपुरी का मंदिर और लिंगराज मंदिर। तीनों के तीनों न्यूज़ में हैं। जगन्नाथपुरी का मंदिर तो 2 दिन पहले ही दोबारा से करंट में उसका न्यूज आया था, चलो वो देखेंगे जब जगन्नाथ पढ़ेंगे तब। अभी देखो लिंगराज मंदिर के बारे में पढ़ते हैं। इसका एक बार क्वेश्चन आया था लिंगराज मंदिर का कि इस मंदिर को क्रम में जमाना था कि कौन सा मंदिर पहले बना हुआ है, वो वाले क्रम थे। तो आप देखो इसका निर्माण किया गया था 10वीं से 11वीं सदी के बीच में है। कहाँ पे हुआ है, कहाँ पे अवस्थित है? उड़ीसा में है, भुवनेश्वर में। भुवनेश्वर उड़ीसा में अवस्थित है। निर्माण किसने करवाया था? इसका निर्माण सोमवंशी शासक ने करवाया था। ध्यान रखना, गंगवंशी नहीं, सोमवंशी शासक ने करवाया था। क्या नाम था उसका? ययाति केशरी। इन्होंने निर्माण कार्य प्रारंभ करवाया था और निर्माण कार्य को पूरा करने का श्रेय जाता है लाल तेंदु केशरी पर। तो सोमवंशी शासक ययाति केशरी और लाल तेंदु केशरी इससे संबंधित हैं। अगला पॉइंट देखते हैं। यहाँ पर शिव और पार्वती की प्रतिमा विराजमान है। शिव की पूजा होती है लिंगराज के रूप में, इसलिए इसको कहा जाता है लिंगराज मंदिर, और पार्वती की पूजा होती है भुवनेश्वरी देवी के रूप में। लेकिन इसमें वैष्णव धर्म से संबंधित चीजें भी मिलती हैं। यहाँ विष्णु और हरिहर के दर्शन भी होते हैं। तो ये लिंगराज मंदिर जो है शैव और वैष्णव दोनों धर्मों से संबंधित है। आगे देखते हैं। ये रहा लिंगराज मंदिर। ये देखो पूरा का पूरा जो कॉम्प्लेक्स है कितना शानदार बना हुआ है। और क्या क्या बातें हैं लिंगराज मंदिर की वो देख लेते हैं। अभी हमने देखा है ना, तो छोटा काफी बड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसमें कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। एक मुख्य मंदिर है और बहुत सारे छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं। यही हमने कल वाले जो होयसल मंदिर देख रहे थे उनमें भी ये वाली बात हमने देखी थी कि मुख्य मंदिर के आसपास छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं। दीवारों से मुख्य परिसर को घेरा गया है, मतलब जो परकोटा टाइप का स्टाइल होता है, लेकिन उसको परकोटा टेक्निकली नहीं कहा जाता, बस दीवारों से चारों तरफ घेर दिया गया है मंदिर के मुख्य परिसर को, और छोटे छोटे मंदिर हैं। अब दूसरा मंदिर आता है जगन्नाथपुरी का मंदिर। जगन्नाथपुरी का मंदिर पुरी में अवस्थित है, वो भी उड़ीसा में ही आता है। अभी पिछले 15 दिनों में ये बहुत ज्यादा न्यूज में है, क्योंकि एक जगन्नाथ प्रोजेक्ट आपने सुना होगा, जगन्नाथ प्रोजेक्ट चल रहा है। क्या है जगन्नाथ प्रोजेक्ट? जगन्नाथ मंदिर और उसके आसपास के क्षेत्रों का पुनर्निर्माण किया जा रहा है। इसी पुनर्निर्माण में इंटेक एक संस्था है, उसने कोर्ट में एक याचिका दायर की थी कि इसकी वजह से जगन्नाथपुरी का जो मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है, उसमें परेशानी आ सकती है। 2 दिन पहले की खबर यह है कि यहाँ पे एक शेर की प्रतिमा मिली है, और एएसआई का कहना है कि वो शेर की प्रतिमा गंग वंश से संबंधित है। ठीक है, तो ये अभी की न्यूज की बातें हैं, तो देख लेते हैं क्या क्या है। पुरी उड़ीसा में है, हमने देखा ही था अभी। 12वीं से 14वीं शताब्दी में बना था, और लिंगराज मंदिर जो है 10वीं से 11वीं सदी में बना था। इसको अनंत वर्मन ने बनवाया था। अनंत वर्मन कौन था? ये गंग वंश के शासक थे। 2 मंदिर हैं, एक जगन्नाथपुरी का मंदिर और एक है हमारा कोणार्क मंदिर। ये दोनों मंदिर गंग वंश के शासकों ने बनवाया है। इस मंदिर की खास बात है, इसको ऐसे डिजाइन किया गया है कि इसकी छाया नहीं पड़ती है। कई लोग इसको चमत्कार समझते हैं, और आप जो होशियार लोग हैं वो बात को जानेंगे कि भारतीय वास्तुकला इतनी दमदार थी कि उन्होंने इतना ज्ञान था कि सूर्य किस समय किस एंगल पर रहता है, और मंदिर को ऐसे डिजाइन किया गया है कि मुख्य मंदिर की परछाई या छाया ना पड़े। अगर आप भी इसको चमत्कार माने तो मान सकते हैं। इस मंदिर को यमुनिका तीर्थ या व्हाइट पैगोडा, व्हाइट ऐसे लिखते हैं, या व्हाइट पैगोडा भी कहा जाता है। इस पे ध्यान दीजिएगा, यमुनिका तीर्थ या फिर व्हाइट पैगोडा। ये हम देख ही चुके हैं कि मंदिर की परछाई नहीं पड़ते हैं। आपने सुना होगा कि पुरी, ये रहा पुरी का जगन्नाथ मंदिर, ये रहा मेन मंदिर ये वाला, और ये रथ यात्रा चल रही है। आपको पता होगा जगन्नाथ मंदिर में विशाल रथ बनाए जाते हैं, और उन रथों को व्यक्ति के द्वारा ही खींचा जाता है। किसके रथ होते हैं? 3 रथ बनाए जाते हैं।
कृष्ण बलराम के रथ होते हैं और उनकी बहन का भी रथ शामिल होता है उन सब में। एकदम जो मंदिर है उसी की आकृति के रथ बनाए जाते हैं। तो जगन्नाथ मंदिर की रथ यात्रा ये भी बहुत प्रसिद्ध त्योहार है इस जगन्नाथपुरी के मंदिर का। ये मंदिर आप देखो, इसको व्हाइट पैगोडा कहा जाता है। यहां पर ये जो मंदिर है हमारा जगन्नाथ मंदिर, यहां पर एक स्तंभ अवस्थित है और उस स्तंभ को लाया गया था कोणार्क के सूर्य मंदिर से। ये वाली बात याद रखना, कहां से लाया गया था? कोणार्क के सूर्य मंदिर से। ये इस मंदिर में जगन्नाथ भगवान की पूजा होती है और जगन्नाथ आप जानते होंगे कि कृष्ण भगवान का एक रूप है, मतलब वैष्णव धर्म से संबंधित है जगन्नाथ मंदिर। पुरी जो है, पुरी उसको 4 धाम की यात्रा में भी शामिल किया गया है। पुरी को 4 धाम की यात्रा में शामिल किया गया है। कोणार्क के सूर्य मंदिर से लाया गया स्तंभ है। रथ यात्रा यहां अत्यधिक प्रचलित है। ये वाली बात आप ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं अगला और क्या बात है। जो हमारे आदि शंकराचार्य थे उन्होंने यहाँ पे एक मठ स्थापित किया था। उस मठ का नाम है गोवर्धन मठ या गोवर्धन पुरी मठ। आदि शंकराचार्य ने 4 मठ स्थापित किए थे 4 दिशाओं में। आदि शंकराचार्य भी न्यूज में है तो उनको भी पढ़ेंगे। अभी केवल आप ये मठ देख लो कि शंकराचार्य ने गोवर्धन मठ की स्थापना की थी। दूसरा पॉइंट है, यहाँ पे इमार मठ की स्थापना भी हुई थी। किसने की थी? रामानुज ने इमार मठ की स्थापना की थी। हम पुरी की बात कर रहे हैं, जो जगन्नाथ मंदिर है वहां पे। चैतन्य महाप्रभु लंबे समय तक पुरी में रहे और किसके भक्त थे? चैतन्य महाप्रभु एक दार्शनिक हैं और वो भक्त थे किसके? जगन्नाथ स्वामी के। चैतन्य महाप्रभु भक्ति संत भी रहे हैं, उन्होंने भक्ति को बहुत आगे पहुंचाया था। औरंगजेब जो था उसने धमकी दी थी कि अगर आप इस मंदिर को बंद नहीं करोगे तो मैं इसको तोड़ दूंगा। तो कहा जाता है कुछ टाइम तक ये मंदिर बंद भी रहा था, औरंगजेब की मृत्यु के बाद ही खोला गया था। ये वाली बात आप याद रखना। एक खास बात इस मंदिर की है कि इसमें केवल हिंदू अलाउड हैं। जो हिंदू धर्म से अलग धर्म का व्यक्ति होगा उसको मंदिर में प्रवेश की अनुमति नहीं है। ये वाली बात जरूर से याद रखिएगा। अगला मंदिर के बारे में बात करते हैं। अगला मंदिर है कोणार्क का सूर्य मंदिर। पहले इसका पिक्चर देख लो कोणार्क के सूर्य मंदिर का। ये रहा सूर्य मंदिर का चित्र। इसको ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। देखो भारत में 3 पैगोडा अवस्थित हैं, सप्त पैगोडा, ब्लैक पैगोडा और व्हाइट पैगोडा। व्हाइट पैगोडा जगन्नाथपुरी का मंदिर है, ब्लैक पैगोडा कोणार्क का सूर्य मंदिर है और एक और मंदिर है जिसको आप जानते हो सप्त पैगोडा के रूप में नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा बनवाया गया था महाबलीपुरम में। सूर्य मंदिर और भी कई सूर्य मंदिर है, जैसे मार्तंड सूर्य मंदिर अभी न्यूज में आया है 15 दिन पहले। मोडेरा का सूर्य मंदिर, इन सूर्य मंदिर के बारे में भी आप जानते होंगे। एक बार यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था कि निम्नलिखित में से कौन से सूर्य मंदिर हैं, उसमें एलिमिनेशन के द्वारा उसका आंसर निकल सकता था। आप लोग अगर देखना चाहते हैं तो हम लोगों ने आपके लिए कौटिल्य एकेडमी मिशन यूपीएससी चैनल पर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर भी डिस्कस किए हैं 2011 से लेके 2021 तक। अभी उस पर हिस्ट्री के जितने क्वेश्चन थे सारे अपलोड किए जा चुके हैं, आप चाहें तो जाके देख सकते हैं। तो मैंने आपको बताया था कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है वो उड़ीसा में अवस्थित है और इसको 13वीं शताब्दी में बनाया गया था, 13वीं सदी में बनाया गया था। गंग वंश के नरसिंह देव, देखो इनको नरसिंह वर्मन से कंफ्यूज मत करना। एक है नरसिंह वर्मन, वो है पल्लव शासक, उन्होंने सप्त पैगोडा का निर्माण करवाया था। और ये है नरसिंह देव, इन्होंने क्या करवाया है? इन्हें ब्लैक पैगोडा कोणार्क के सूर्य मंदिर का निर्माण करवाया है। यहाँ ये मंदिर जो है वो रथ मंदिर की आकृति का है, मतलब एक सूर्य भगवान का रथ की इसमें कल्पना की गई है, घोड़े बनाए गए हैं और इसमें पहिए भी हैं। ऐसा लगता है देखने में कि मानो रथ को, सूर्य भगवान के रथ को घोड़े द्वारा खींचा जा रहा हो। इस कोणार्क के सूर्य मंदिर की खास बात है यहाँ पर चित्रकला भी है, मतलब चित्रों का अंकन किया गया है इस मंदिर में। क्योंकि यूपीएससी आजकल ऐसी बात पूछती है कि कहाँ कहाँ पे चित्रकला है, कहाँ कहाँ पे नहीं है, तो इस मंदिर में तो है। यहाँ पे एक नृत्य गृह भी है, उस नृत्य गृह को नट मंदिर के नाम से जाना जाता है, इसी मंदिर का पार्ट है वो। क्या नाम है उसका? नट मंदिर नाम है। और नृत्य गृह में नृत्य करती हुई मूर्तियां मिलती हैं देखने को आपको। हमने देख ही चुके हैं कोणार्क के सूर्य मंदिर को। अब अगला सूर्य मंदिर जो न्यूज में है वो है मार्तंड सूर्य मंदिर। अभी हुआ क्या था कि जम्मू कश्मीर के जो उपराज्यपाल हैं वो मार्तंड सूर्य मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, तो एएसआई ने ऑफिशियली विरोध दर्ज किया है कि उनको वहां नहीं जाना चाहिए था। एक पुरातात्विक स्थल, मतलब एक स्थल है ऐतिहासिक, ये रहा। अब तो ये स्थिति में आ चुका है, टूट चुका है पूरा का पूरा
मार्तंड सूर्य मंदिर। जाके देखते हैं हमारे मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में। आपने जो हमारे पिछले 3 मंदिर हमने पढ़े हैं, कोणार्क, जगन्नाथ और लिंगराज मंदिर, ये मंदिर कलिंग शैली में बने हैं। कलिंग शैली भी किसकी उपशैली है? वो है नागर शैली की उपशैली है। नागर शैली में क्या होता है? चबूतरे पे मंदिर बनाए जाते हैं, अनिवार्य शर्त है। मंदिर खुले में बनाए जाते हैं जनरली, उनके आसपास दीवार नहीं होती है, शिखर रेखीय होता है। रेखा देवल आपने शब्द सुना होगा, तो उड़ीसा के मंदिरों से संबंधित है। जब भी आप रेखा देवल शब्द सुनो तो नागर शैली या फिर कलिंग शैली का भाग है, ये बात आप याद रखिएगा। चलिए अब शुरू करते हैं मार्तंड सूर्य मंदिर के बारे में। कहाँ पे अवस्थित है? जम्मू कश्मीर अवस्थित है। आप देख ही चुके कि नष्ट हो चुका है। इसका निर्माण करवाया था 8वीं सदी में ललितादित्य ने। ललितादित्य जो है कारकोट वंश के शासक थे। आप लोगों को पता होगा कि जम्मू कश्मीर में 4 प्रमुख राजवंश रहे हैं। पहला कारकोट, दूसरा उत्पल, तीसरा पर्वगुप्त और चौथा लोहार वंश। जो लोहार वंश है उसकी रानी दिद्दा और रानी कोटा बहुत प्रसिद्ध रही हैं। रानी दिद्दा का नाम तो बहुत ज्यादा ही चलता है। सूर्यदेव को समर्पित है। इस मंदिर में जो है विष्णु भगवान, गंगा देवी, यमुना देवी, इनकी मूर्तियां अंकित हैं दीवारों पर। जो दीवार बनी है उन पर मूर्ति अंकित हैं। किस किस भगवान की? विष्णु भगवान है, गंगा माता की मूर्ति है, यमुना माता की मूर्ति है। इस मंदिर में हमको कई सारी विशेषताएं दिखती हैं। देखो नागर शैली तो दिखेगी, उत्तर भारतीय है, तो गुप्त स्थापत्य कला जो नागर शैली का एक भाग है, गुप्त स्थापत्य कला, चीनी स्थापत्य कला का भी दर्शन होता है। कहाँ पे? कश्मीर के मार्तंड सूर्य मंदिर में। क्योंकि देखो तिब्बत से बहुत ज्यादा दूर नहीं है कश्मीर, सीमा लगती है। अब लद्दाख को थोड़ा अलग कर दिया, इसलिए नहीं लगती है, पहले लगती थी। तो तिब्बत, अब तिब्बत कहाँ रहा है? चीन में आ रहा है, तो चीनी स्थापत्य का भी वहां प्रभाव देखने को आपको मिल जाएगा। सिकंदर शाह मीर एक शासक रहे हैं, उसने इस मार्तंड सूर्य मंदिर को नष्ट करवा दिया था। तो इसके बारे में याद रखिएगा, सूर्य मंदिर है, सिकंदर शाह ने नष्ट करवाया था। ललितादित्य कारकोट वंश के थे, उन्होंने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। ये रहा मार्तंड सूर्य मंदिर। अभी एक और घटनाक्रम हुआ ये था कि यूपी में गुप्त काल के कुछ मंदिरों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो दोबारा से गुप्त काल के मंदिर न्यूज में आ गए। गुप्त काल के मंदिरों का विकास 5 क्रम में हुआ है। उसको प्रथम क्रम, द्वितीय, तृतीय चरण, चतुर्थ चरण, पंचम चरण के बारे में जानते हैं। इन 5 को हम लोगों ने आपको यहाँ एक ही जगह उपलब्ध करा दिया गया है। आप एक एक 2-2 विशेषता उनकी खास हैं उनको हम यहाँ पढ़ लेते हैं। तो गुप्तकालीन मंदिर किस शैली के हिस्से हैं? नागर शैली के हिस्से हैं, आपको याद रखना है। नागर मंदिर निर्माण शैली के अंतर्गत ही गुप्त शैली का विकास हुआ है। गुप्त शैली के मंदिरों की पहली विशेषता कि सपाट मंदिर बनाए जाते हैं, मतलब ऐसे, उन पर शिखर नहीं होते हैं। लेकिन कुछ मंदिर हैं जिन पर शिखर भी देखने को मिलता है। उसका एक उदाहरण है देवगढ़ का 10 अवतार मंदिर। तो कभी आपको ऐसा क्वेश्चन आया इसमें केवल सपाट मंदिर बनाते थे, तो ये गलत है। सपाट और शिखर युक्त दोनों मंदिर देखने को मिलते हैं। इसमें जो मंदिर हैं वो ज्यादातर मंदिर पत्थरों से बनाए जाते थे, ध्यान रखना, पत्थरों से। लेकिन कुछ मंदिर ईंटों से भी निर्मित किए गए हैं। कहाँ उदाहरण है? कानपुर के भीतर गांव का मंदिर, वो ईंट से बना हुआ है। कानपुर के भीतर गांव का मंदिर, तो ईंट और पत्थर दोनों का इस्तेमाल होता है। गुप्त काल में पहली बार हमको मंदिर देखने को मिले, ये बात याद रखना। मूर्तियां तो हमको हड़प्पा में भी देखने को मिलती हैं, लेकिन मंदिर पहली बार कहाँ देखने को मिले हैं? गुप्त काल में। यहाँ बहुत सादगीपूर्ण मंदिर बनाते थे, छोटा मंदिर बनाते थे, बहुत विशाल मंदिर नहीं बनाते थे। मंदिरों की एक विशेषता थी कि मंदिरों को चबूतरे पे बनाया जाता था। उस चबूतरे को जगती कहा जाता था। एक चबूतरा बनाते थे, उस पर मंदिर बनाते थे। मंदिर के चारों ओर दीवार नहीं होती थी, मंदिर खुले में बनाए जाते थे। चबूतरा बनाया, उस पर मंदिर बना दिया और छोड़ दिया। अब ऐसा नहीं है कि जितना आसपास का क्षेत्र वहां दीवार नहीं होती थी। मंदिर का आकार वर्गाकार होता था। उथले स्तंभों का बहुत ज्यादा प्रयोग किया गया है। चौखट पर शंख का चिन्ह मिलता है और लिपि मिलती है। लिपि मतलब कई सारे श्लोक, कई सारे सूत्र वहां पे लिखे गए हैं। कहां पे? इन मंदिरों पर, इन मंदिरों की दीवारों पर। अगला देखते हैं। अगला है इनके भीतर का भाग सादा होता है। गुप्तकालीन मंदिर जो होते हैं बाहर तो अलंकृत रहते हैं, लेकिन अंदर का भाग सादा होता है। बाकी पॉइंट हम लोग देख ही चुके हैं कि कानपुर में भीतर गांव जो है वहां ईंट से निर्मित मंदिर अवस्थित है। कौन कौन से प्रमुख मंदिर हैं? गुप्त काल के जो मंदिर हैं वो ज्यादातर एमपी और यूपी में मिलते हैं ज्यादातर, लेकिन बाकी क्षेत्रों में मिलते हैं। एमपी में कौन कौन सा है? नचना कोठार का पार्वती मंदिर,
यहाँ ध्यान देने योग्य बात यह है कि नचना कोठार मंदिर आ सकता है और पूछा जा सकता है किसको समर्पित है। तो नचना कोठार पार्वती मंदिर है, तो पार्वती देवी को समर्पित होगा। अगला है भूमरा का शिव मंदिर, ये भी एमपी में अवस्थित है। अगला है तिगवा का विष्णु मंदिर, ये भी एमपी में अवस्थित है। ये तीनों मंदिर हैं एमपी में अवस्थित। चौथा लिखा है रहल नहीं, ऐहोल लिखा हुआ है। ऐहोल का दुर्गा मंदिर ये कर्नाटक में अवस्थित है। ऐहोल प्रशस्ति आपने शब्द सुना होगा। रवि कीर्ति चालुक्य शासक थे, उनके दरबारी थे पुलिकेशिन द्वितीय के रवि कीर्ति। रवि कीर्ति का ऐहोल प्रशस्ति आपने सुना होगा। तो ऐहोल में दुर्गा मंदिर भी अवस्थित है। तो ये थे हमारे जो गुप्तकालीन मंदिर थे उनके बारे में। एक और मंदिर न्यूज में रहा है, वो है गावी गंगाधरेश्वर मंदिर। ये मंदिर बेंगलोर में है, कर्नाटक में। इस मंदिर की खास बात यह है कि इस मंदिर पर मकर संक्रांति के दिन, या शंकर जी का मंदिर है, शिवलिंग अवस्थित है। मकर संक्रांति के दिन कुछ मिनटों के लिए सूर्य की किरणें पड़ती हैं। तो ये भी चमत्कार वाली बात हो गई। लेकिन असलियत यह है कि इस मंदिर में बाहर पत्थर की बड़ी बड़ी प्लेटें लगाई गई हैं, 2-3। बस उनको इस एंगल पे लगाया गया है कि साल में एक बार मकर संक्रांति के दिन ही कुछ ही मिनट के लिए, 15-20 मिनट जो भी टाइम है, उस मिनट के लिए उस सूर्य की जो किरण है वो शंकर जी पे पड़ती है, शिवलिंग पर पड़ती हैं। तो ये फिर से एक वास्तुकला का अद्भुत नमूना मिल गया हमको। अब हम क्यों पढ़ रहे हैं इसको? हम इसलिए पढ़ रहे हैं कि इस बार जो 2022 की मकर संक्रांति थी, वह बादल आ गए थे। बादल आ गए तो सूर्य किरण नहीं पड़ पाई। तो शंकर जी के शिवलिंग जो था उस पर सूर्य किरण नहीं पड़ पाई। यह 5-6 दशकों में पहली बार हुआ है, 50-60 वर्षों में पहली बार ऐसा हुआ है। तो ये मंदिर अपने आप न्यूज में आ गया है। किसने निर्माण करवाया है इस मंदिर का? तो कंपे गोंडा, गोल्डा लिखा है, गोंडा है, कंपे गोंडा नामक एक शासक थे, उन्होंने करवाया है। विजयनगर के सेनापति हुआ करते थे। ये मंदिर भी रॉक कट स्थापत्य का उदाहरण है। बहुत बड़ा मंदिर नहीं है, मंदिर छोटा सा है, लेकिन यूपीएससी आप जानते हो जो भी चीज करंट में होती है उसको पूछ लेती है। ये रहा मंदिर का स्ट्रक्चर। ये ऐसा मूर्तियां बनाई गई हैं, शंकर जी भी बने हुए हैं, आप देख सकते हो। तो शंकर पार्वती की बाहरी मूर्ति है, अंदर शिवलिंग है। इस शिवलिंग पर ही जो सूर्य की किरण पड़ती है मकर संक्रांति के दिन। आए हुए हमारे मंदिर, जितने भी मंदिर थे हमने सारे मंदिर कंप्लीट कर लिए हैं जो एक साल में न्यूज में थे। देखो, आर्ट एंड कल्चर से बहुत कम स्कोप रहता है पूछने का, मतलब बहुत ज्यादा टॉपिक नहीं रहते हैं, लेकिन आजकल वो छोटी छोटी जो चीजें न्यूज में रहती हैं उन्हीं को पूछ लेते हैं। तो हम छोटी छोटी चीजों को कोशिश कर रहे हैं कवर करें। अब बात करते हैं चित्रकला की, कि कौन कौन सी चित्रकला न्यूज में रही है। आपने चित्रकला पढ़ा ही होगा, चित्रकला के तत्व पढ़े होंगे। रूप भेद होता है, लावण्य होता है, सादृश्य योजना, वर्ण योजना, ये सब चित्रकला के तत्व होते हैं। हम यहाँ सीधा पढ़ते हैं कि कौन कौन सी चित्रकला न्यूज में रही है। अभी हाल में एक चित्रकला न्यूज में रही है, उसका नाम है संथाली सोहराही चित्रकला। संथाली सोहराही चित्रकला, ये चित्रकला जो है घर की दीवारों पर बनाई जाती है। ये देखिए आप उदाहरण, बहुत अच्छे चित्र बनाए जाते हैं घर की दीवारों पर। ऐसा चांस है कि ऐसा हो भी सकता है कि रंगीन भी बनाए जाए और एक ही कलर के भी बनाए जाए, मतलब एक कलर से भी चित्र बनाए जा सकते हैं या फिर कई सारे कलर उपयोग हो सकते हैं। ऐसा इस चित्र में हुआ है। कहाँ देखने को मिलती है? मुख्य रूप से मिलेगी अब संथाल जनजाति कहाँ पाई जाती है, संथालों के द्वारा ये चित्र बनाए जाते हैं, क्योंकि उसका नाम ही है संथाल सोहराई चित्र। संथाल जनजाति पाई जाती है छोटे नागपुर के पठार पर। छोटा नागपुर का पठार कहाँ अवस्थित है? झारखंड में अवस्थित है, लेकिन उड़ीसा के कुछ क्षेत्रों में भी देखने को मिलता है। संथाल विद्रोह आपने पढ़ा होगा, 1855 से 56 के बीच में हुआ था। झानू, कानो, इन सब ने आंदोलन किया था और बाद में संथाल परगना जो अंग्रेज थे उनको बनाना पड़ा था। अभी हमने देखा कि दीवारों पर चित्र बनाए गए हैं, तो भित्ति चित्र का उदाहरण बन गए हैं। भित्ति चित्र का मतलब होता है दीवारों पर बनाई गई पेंटिंग्स। पेंटिंग्स को मतलब चित्रकला को 3 भागों में बांटा जाता है, पट्टचित्र, भित्ति चित्र और तीसरा है ताड़पत्र चित्र। मतलब ताड़पत्र पर बनाए गए चित्र, दीवार पर बनाए गए चित्र भित्ति चित्र होते हैं। पट्टचित्र ऐसे चित्र जो वस्त्रों पर बनाए जाते हैं। आपने देखा होगा ना, जैसे असम का गमछा जो फेमस रहता है उस पर कुछ लिखा रहता है। जब भी प्रधानमंत्री कोई जाता है, बड़ा नेता जाता है तो गिफ्ट किए जाते हैं, कोई विदेशी प्रतिनिधि आता है तो उसको गिफ्ट किए जाते हैं। हर क्षेत्र का अपना एक वस्त्र प्रसिद्ध होता है, तो असम का वो फेमस है। ऐसे वो उसको कहते हैं पट्टचित्र का उदाहरण है। ये चित्रकला अब इतने रंगीन चित्र हैं तो कब बनाए जाएंगे? खुशी के अवसर पर भी बनाए जाएंगे, विवाह होगा, किसी का जन्म होगा। अब दुख में थोड़ी मतलब ब्रेकअप हो गया चित्र बना लो, ऐसा नहीं होता है।
ब्रेकअप में तो आप ही जैसे लोग बनाते हो, हर कोई नहीं बनाता कि रो रहे हो, चित्र बनाए जा रहे हो, घर कब आओगे, ट्रक पे बना दिया चित्र, वो फेमस हो गया, बैठे हुए उदास, तो ऐसा वहां नहीं होता है। मैंने आपको बता ही चुका हूँ, एकल से लेके कई सारे रंगों का इस्तेमाल होता है। जो झारखंड की स्पेसिफिक, उड़ीसा में मैंने आपको बताया उड़ीसा में भी चित्र बनते हैं, लेकिन जो चित्र झारखंड में बनते हैं उनको जीआई टैग प्रदान किया गया है, ये वाली बात आप याद रखना। अभी एक जो आर्द्रभूमि बहुत न्यूज में है, जो विश्व की सबसे बड़ी आर्द्रभूमि मानी जाती है, पेंटानल उसका नाम है, कहाँ पे अवस्थित है? साउथ अमेरिका में अवस्थित है, ब्राजील, बोलीविया, इन सब के बीच में अवस्थित 3-4 देश की सीमा उस पर टच कर रही है, तो उसको भी याद रखना, पेंटानल आर्द्रभूमि। कलमकारी चित्रकला, ये कलमकारी चित्रकला का क्वेश्चन एक बार आ चुका है, उस समय भी ये न्यूज में थी, अभी भी न्यूज में है। देखो, कलमकारी चित्रकला की 2 प्रकार की शैलियां होती हैं। एक श्री कलाहस्ती एक जगह तमिलनाडु में, वहां पे पाई जाती है कलमकारी। दूसरी कलमकारी पाई जाती है मछलीपट्टनम में। तो मछलीपट्टनम वाली पिछली बार न्यूज में थी, इस बार श्री कलाहस्ती वाली न्यूज में है कलमकारी। इसको बोलते हैं श्री कलाहस्ती शैली, और कहाँ की है ये? तमिलनाडु की है। दूसरी है मछलीपट्टनम शैली। इस शैली पर फारसी चित्रकला का प्रभाव दिखाई देता है। किस पे? मछलीपट्टनम वाली पे। अभी क्या खबर है? अभी खबर यह है कि जो तमिलनाडु वाली चित्रकला है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। बस इतना याद रखना, करूपुर कलमकारी को जीआई टैग प्रदान किया गया है। वो किससे संबंधित है? वो कलाहस्ती से संबंधित है। सूती वस्त्रों पर बनाई जाती है। खास बात यह है, सूती वस्त्रों पर यह कलमकारी बनाई जाती है। वस्त्र होते हैं, उन वस्त्रों पर बना दिए जाते हैं। ठप्पा छपाई, जो आप लोगों ने मेहंदी रचवाई होगी, मेहंदी में क्या होता है? ब्लॉक होते हैं, मतलब ब्लॉक छपाई बोलते हैं उसको। एक पहले से पैटर्न बना देता है लकड़ी का, उसको रंग में डुबोया जाता है और आपके हाथ पे छाप दिया जाता है, उसको बोलते हैं ठप्पा छपाई। तो एक ठप्पा छपाई का भी ये उदाहरण है। सामान्यतः प्राकृतिक रंगों का उपयोग होता है, लेकिन रासायनिक रंगों का प्रयोग भी शुरू हो गया है। ये रही कलमकारी, ऐसे बनाई जाती है। यहाँ पे आपको कुछ भगवानों के चित्र दिख रहे होंगे, तो आप समझ जाओगे पौराणिक कथा का भी चित्रण यहाँ पे होता है, और कई चीजों का भी, ज्यामिति आकृति का भी हो सकता है। तो ये है कलमकारी का उदाहरण। अब देखते हैं मीनाकारी। पहले मीनाकारी देख लो। ये है एक बर्तन स्टाइल में, और इस पे बनाई हुए हैं कुछ चित्र। इसी चित्रकारी को बोला जाता है मीनाकारी। ये जो मीनाकारी है, मीनाकारी धातु के ऊपर उकेरी जाती है। धातु या चीनी मिट्टी के बर्तन, स्पेशली धातु के ऊपर, लेकिन चीनी मिट्टी भी शामिल है। बनारस की जो गुलाबी मीनाकारी है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। किसको? बनारस की गुलाबी चित्रकारी को, मीनाकारी को। इसको कब शुरू किया गया था? विकास तो इसका हुआ था ईरान में, जो सफाविद साम्राज्य था। सफाविद साम्राज्य के समय पर मीनाकारी का विकास हुआ था, लेकिन भारत में लाने का श्रेय मुगलों को दिया जाता है। तो अगर ऐसी बात आए कि मीनाकारी का प्रारंभ प्राचीन काल से भारत में, तो गलत है। मध्यकाल में मुगलों के द्वारा शुरू किया गया था, और इसका विकास कहाँ हुआ था? इसका विकास हुआ था ईरान में। हमने अभी पढ़ा ना कि बनारस में गुलाबी मीनाकारी प्रसिद्ध है। इसके अलावा गुजरात और राजस्थान में भी मीनाकारी दिखाई देती है। ठीक है, मीनाकारी कहाँ कहाँ दिखाई देती है? राजस्थान और गुजरात में। और बनारस की गुलाबी मीनाकारी जो है उसको जीआई टैग प्रदान किया गया है। ये आप अच्छे से ध्यान में रखो। जैसे ही मीनाकारी आए तो ये आपको तुरंत आना चाहिए कि धातु पे उकेरी जाती है स्पेशली, और धातु के साथ चीनी मिट्टी भी शामिल है। कावी चित्रकला, ये एक और चित्रकला। पहले इसका फोटो देख लेते हैं कावी का। ये रही कावी चित्रकला, मतलब भित्ति चित्रकला है, इतना आप समझ गए होंगे। और एक मंदिर का उदाहरण है, तो मंदिर पे बनाई जाती है। 2 बातें हमको फोटो देख के पता चल रही हैं कि एक तो भित्ति चित्रकला का उदाहरण है, और दूसरा मंदिर पे बनाई जाती है। यह चित्रकला जो है वो कोंकण क्षेत्र में प्रसिद्ध है। कहां पर? कोंकण क्षेत्र। कोंकण क्षेत्र जो है कर्नाटक, महाराष्ट्र और गोवा में आता है। मेन जो पार्ट है कोंकण का वो महाराष्ट्र में आता है, लेकिन इस चित्रकला जो है कर्नाटक और गोवा में भी देखने को मिलती है। इसमें क्या होता है? मंदिरों पर चित्र बनाए जाते हैं। अभी हमने देख ही लिए हैं, मंदिरों पर चित्र बनाए जाते हैं। इन चित्रकारी को शुरू किया था पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा इस चित्रकारी का प्रारंभ किया गया था। इसमें केवल लाल रंग का प्रयोग होता है। आपने लाल मिट्टी देखी होगी, उस लाल मिट्टी को घोलते हैं और उससे चित्र बना दिया जाता है। पहले होता यह है कि सफेद से पोता जाता है दीवार को, सफेद पृष्ठभूमि से या सफेद चूना से,
फिर उस पर चित्र बनाए जाते हैं। ध्यान रखना, केवल लाल रंग का उपयोग कर चित्र बनाया जाता है, लेकिन मैंने आपको बताया है कि सफेद रंग से दीवार को पोत कर ही लाल रंग से चित्रकारी की जाती है, मंदिरों में मिलती है। अच्छा, एक और बात यह है कि जैसे प्लस्तर गीला रहता है पलस्तर, तो उसी में चित्रकारी को कर दिया जाता है। पलस्तर सूखने का इंतजार नहीं किया जाता है, तो गीले पलस्तर पर इसको बना दिया जाता है। क्यों अभी चर्चा में है? अभी चर्चा में इसलिए है क्योंकि मंदिरों का जीर्णोद्धार चल रहा है अभी इस क्षेत्र में, कोंकण क्षेत्र में। तो जैसे जीर्णोद्धार चल रहा है, तो उस जीर्णोद्धार के चलते हुए ये जो चित्रकारी है खतरे में आ गई है, इसलिए न्यूज में है। और आपने एक बात नोटिस की होगी कि जैसे ही कोई पर्यावरण की चीज या फिर आर्ट एंड कल्चर की चीज नेगेटिव वजह से न्यूज में आती है, तो यूपीएससी उसको पूछ लेता है। जैसे हाथी के बारे में पूछ चुका है, एक बार हाथी के बारे में पूछा था। उस हाथी के बारे में इसलिए पूछा था कि मुंह में पाइनएप्पल में एक बम रख दिया था कुछ होशियार लोगों ने, गधे लोगों ने, उन्हें बम रख दिया तो हाथी की मृत्यु हो गई थी। वो हाथी प्रेग्नेंट थी, आपको पता होगा, 3 दिन तक केरल की बात थी। ऐसे अगर ये न्यूज में है नेगेटिव वाली, तो इसको भी याद रखना। कावी चित्रकला कोंकण क्षेत्र से संबंधित है, मंदिरों में बनाई जाती है, दीवारों पर बनाई जाती है, और मैंने आपको बताया था लाल रंग से बनाई जाती है केवल, और सफेद पृष्ठभूमि का उपयोग होता है। चलिए आगे देखते हैं पट्टचित्र। तो अभी बता ही चुका हूं मैं आपको, पट्टचित्र का मतलब होता है वस्त्र पर उकेरे गए चित्र। एक फोटो देखो आप जल्दी से, ये रहा, ये एक वस्त्र है, उस पर ये चित्र बना दिए गए, इसको कहते हैं पट्टचित्र। अभी कौन से पट्टचित्र फेमस हुए हैं, क्यों ये न्यूज में आए हैं? तो बंगाल के जो चित्र है वो फेमस हुए हैं, लेकिन बंगाल के अलावा बांग्लादेश में भी प्रचलित हैं। बांग्लादेश आपको पता है पहले भारत का हिस्सा हुआ करता था, बंगाल उसी का भाग था, अब अलग अलग हुए हैं, लेकिन वो चित्रकारी तो चल रही है ना लंबे समय से। तो बांग्लादेश में भी चल रही है और बंगाल में। उड़ीसा जो है पहले बंगाल का हिस्सा हुआ करता था, तो वहां भी इसके देखने को मिलती है। काली घाट चित्रकारी आपने शब्द सुना होगा, काली घाट चित्रकारी, वो इसी पट्ट चित्रकारी का ही उदाहरण है। जेमिनी राय पटुआ द्वारा इसको संरक्षित किया गया था। पटुआ चित्रकारी भी बोलते हैं इसको। जेमिनी राय पटुआ द्वारा इस चित्रकारी को संरक्षित किया गया था। अभी हमने देखा ही है कि कृष्ण और राधा के चित्र थे, तो पौराणिक चित्रों का इस्तेमाल इस चित्रकारी में होता है। प्रारंभ पुरी में हुआ था और अन्य मंदिरों में इसका प्रारंभ हुआ था, मतलब वस्त्र बनाए जाते थे भगवानों के साथ, पौराणिक कथाओं के साथ, और उन वस्त्रों का उपयोग होता था जगन्नाथपुरी के मंदिरों में। लेकिन हुआ ये कि बाकी लोग भी गए, बाकी पुजारी भी गए देखने के लिए मंदिर में, तो उनको पता चला अच्छा जगन्नाथ मंदिर में ऐसे वस्त्रों का उपयोग हो रहा है, हम भी करेंगे। तो वापस अपने बंगाल में बांग्लादेश पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि ये इस वस्त्रों का प्रयोग हम भी करेंगे, तो जगन्नाथपुरी से प्रारंभ होकर पट्टचित्र वहां के क्षेत्रों में भी फैल गए। तो याद रखना, ये धार्मिक रीति रिवाजों के लिए उपयोग हुआ करते थे पहले, और अब ये बहुत ज्यादा प्रचलन में आ गए हैं। कौन से? पट्टचित्र। और काली घाटी चित्रकारी का याद रखना है, पश्चिम बंगाल से इसका संबंध है। ठीक है, ये रहा पट्टचित्र का उदाहरण। अभी हम देख लेते हैं कई बौद्ध स्थल जो है वो भी न्यूज में रहे हैं, जैसे शयनावस्था में बुद्ध, आपने सुना होगा। अब एक खबर आई है कि तालिबान के लोग अब बुद्ध की मूर्तियों को संरक्षित करेंगे। बामियान के पहले तोड़ चुके हैं, अब तोड़ ही चुके तो संरक्षित किसको करोगे? पहले जब तोड़ी थी तो मतलब वीडियोग्राफी के साथ तोड़ गई थी, वीडियो बनाई थी तोड़ते हुए, ये हालात थे। चलिए क्या ही करना है हमको। तो बामियान बुद्ध मूर्ति वही न्यूज में है, तालिबान ने कहा है हम इन बुद्ध मूर्तियों को दोबारा से संरक्षित करेंगे। एक बार देख लो कैसे दिखती हैं। ये थी बुद्ध की मूर्ति, और इनको तोड़ने का काम किया तालिबान ने। RDX लगाया था और उड़ा दिया गया था, और इनको वीडियो भी बना के लाइव किया गया था, लाइव स्ट्रीमिंग चल रही थी उस टाइम पे जब तालिबान की पिछली सरकार थी। ये सरकार क्या कर रही है, हम इन मूर्तियों को संरक्षित करेंगे, पहले खुद ही तोड़ो और खुद ही संरक्षित करो। तो कब बनाई गई है? इन मूर्तियों का निर्माण हुआ है 5वीं सदी में, ये याद रखना। कहाँ पे है? अफगानिस्तान में है, तालिबान द्वारा नष्ट कर दी गई थी। इनको स्थानीय नाम सलसल और समामा के नाम से जाना जाता है। सलसल और समामा। सलसल जो है उसको माना जाता है पुरुष मूर्ति है, अफगानिस्तान में ऐसा मानते हैं। सलसल को पुरुष मूर्ति मानते हैं, जबकि शमामा को राजमाता की मूर्ति की दर्जा दिया जाता है। तो स्थानीय नाम है सलसल और समामा। ये जो मूर्तियां हैं सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, जो मुख्य मूर्ति अभी हमने देखी थी उनमें। इन मूर्तियों के आसपास जातक कथाओं का वर्णन है। इनमें छोटी छोटी मूर्तियां भी हैं और चित्रों के माध्यम से भी जातक कथाओं को बताया गया है।
तो ये बात आप देख लो, यहाँ पे चित्र के माध्यम से भी और मूर्तियों के माध्यम से भी दर्शाया गया है। सूर्य देव का चित्र भी मिलता है, तो ध्यान रखना कभी आपसे क्वेश्चन आए कि जो बामियान है वह बुद्ध की मूर्ति के साथ सूर्य देव के भी चित्र मिलते हैं, तो बिल्कुल मिलते हैं। अब इन मूर्तियों को पर किस किस शैली का प्रभाव पड़ा है? तो पहला तो मूर्तियों गुप्त, दूसरा शशानी और तीसरी यूनानी शैली का प्रभाव पड़ा है। गांधार शैली में इनका जो है गांधार शैली, उसका थोड़ा सा प्रभाव इन पे भी दिखाई देता है। किस पे? बामयान की बुद्ध मूर्तियों पर। तो एक मिश्रित शैली के अंतर्गत बनाई गई है, यूनानी, शशानी और गुप्तों के प्रभाव में। वैसे ये वाली बात पूछी नहीं जानी चाहिए कि सैंडस्टोन से बनी है, लेकिन हमने फिर भी हम याद रखेंगे कि सैंडस्टोन से बनाई गई हैं, पर्वतों को काट के बनाई गई हैं। तो शैलकृत मूर्तियां हैं। रॉक कट जो स्थापत्य है उसका मूर्ति कला है, उसका उदाहरण है रॉक कट मूर्ति कला का। एक बात याद रखना कि एक मूर्ति बड़ी और दूसरी छोटी है, इतना बात आप लोग को याद रखनी पड़ेगी। चलिए अब बात करते हैं लेटे हुए बुद्ध। ये रहे लेटे हुए बुद्ध। कहा जा रहा है कि बोधि गया में, एक खबर आई है कि बोधि गया में सबसे बड़ी विश्व की लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति बनाई जा रही है। तो क्या लेटे हुए शयनावस्था में बुद्ध की मूर्ति पहली बार लगाई जा रही है? नहीं, ये गांधार कला में सबसे पहले मिली थी ये लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति। और जो लेटे हुए बुद्ध की मूर्ति थी, ये मतलब एक प्रकार से दर्शन कराती है कि भाई बुद्ध रुग्ण अवस्था, बीमार अवस्था में पहुंच गए हैं बुद्ध और महापरिनिर्वाण की ओर बढ़ रहे हैं। क्या ये मूर्ति भारत में मिलती है? नहीं, भारत के अलावा भी श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड, कंबोडिया, इंडोनेशिया, हर जगह आपको बुद्ध की शयनावस्था की मूर्ति मिलेगी, जहां जहां भी बुद्ध धर्म प्रचलन में है। तो पहली बुद्ध की शयनावस्था वाली मूर्ति कहाँ मिली थी? मैं बता चुका हूं, गांधार में मिली थी। गांधार मूर्ति कला के अंतर्गत बनाई गई थी। भारत में और कहाँ देखने को मिलती है? अजंता में मिलती है। अजंता की आपने चित्रकला सुनी होगी, वहां पद्म पाणी का चित्र बना हुआ है, तो यहाँ भी अजंता में भी ये मूर्ति देखने को मिलती है। कुशीनगर में मिलती है। और बुद्ध का आपको पता है परिनिर्माण, महापरिनिर्माण कुशीनगर में हुआ था। और जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में जन्म हुआ था। अभी लुम्बिनी भी न्यूज में है, तो लुम्बिनी का भी याद रखना। रुम्मनदेई का अभिलेख है अशोक का, वो कहाँ पे अवस्थित है? रुम्मनदेई अभिलेख है लुम्बिनी में। उसमें वर्णन है कि जब अशोक ने लुम्बिनी की यात्रा की, तो लुम्बिनी की यात्रा करते समय उसने घोषणा की, मैं यहाँ धार्मिक कर को माफ करता हूँ, और जो भू राजस्व था उसको 1/6 से घटा के 1/8 कर दिया था अशोक ने। तो याद रखिएगा वाली बात कि लुम्बिनी में जन्म हुआ था बुद्ध का और कुशीनगर में मृत्यु। ठीक है, दोनों न्यूज हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री जी का भी दौरा हुआ है लुम्बिनी में। ये रहे लेटे हुए बुद्ध या शयनावस्था वाले बुद्ध। बुद्ध जो है राइट साइड में लेटे हुए हैं, कभी ऐसा पूछ ले तो आपने देख ही लिया है। अब जल्दी से देखते हैं भारतीय मूर्ति कला के बारे में। जब बुद्ध की बात आई गई है तो मूर्ति कला देख लेते हैं। मूर्ति कला की 3 शैली बहुत प्रसिद्ध हैं, होने को तो और भी सारी हैं, लेकिन 3 शैली बहुत ज्यादा प्रसिद्ध हैं। एक है गांधार कला शैली, दूसरी है मथुरा कला शैली और तीसरी है अमरावती शैली। इसके अलावा पाल शैली, सारनाथ शैली ये भी हैं, लेकिन 3 बहुत प्रसिद्ध हैं। जो गांधार मूर्ति कला शैली है, इसका विकास भारत के उत्तर पश्चिम में हुआ था। जो गांधार क्षेत्र है वहां पे ये एक यथार्थवादी मूर्ति कला थी, मतलब भौतिकवादी मूर्ति कला थी। बुद्ध के शरीर का, भौतिक शरीर का अंकन पे ध्यान दिया जाता था। बढ़िया बाल बनाए जाते थे, दाढ़ी बनाई जाती थी, बाल को मोड़ दिया जाता था, मतलब मूर्ति बना रहे हैं और उस मूर्ति में ही बालों को बनाते हुए पीछे मोड़ दिया जाता था और बांध के दर्शाया गया है। इतनी इनने होशियारी की है। इस मूर्ति कला के संरक्षक रहे कुषाण, और इस गांधार मूर्ति कला में सबसे ज्यादा बुद्ध की, मुख्य रूप से बुद्ध की ही मूर्ति बनाई गई है। देखो अब क्षेत्र जो है भारत का उत्तर पश्चिम क्षेत्र है, अफगानिस्तान वाला एरिया, उस एरिया में सबसे पहले रोमन आए, सबसे पहले यूनानी आए, तो उनका भी प्रभाव देखने को मिलता है। अभी मेंस में क्वेश्चन आया था कि गांधार मूर्ति कला रोमन और यूनानियों की ऋणी है, व्याख्या करो, तो ऋणी है। और ऐसी यूनानी कला जो स्थानीय क्षेत्र से मिलकर बनी होती है उसको हेलेनिस्टिक मूर्ति कला बोला जाता है। तो इसको हेलेनिस्टिक मूर्ति कला का उदाहरण भी बोला जाता है। इसमें नीले भूरे रंग के पत्थर का इस्तेमाल हुआ है, ये वाली बात आप याद रखोगे, और बौद्ध धर्म से संबंधित है। अब आते हैं मथुरा के बारे में। मथुरा के संरक्षक भी रहे हैं मथुरा कला शैली के, वो भी कुषाण रहे हैं, लेकिन इसमें कुछ अंतर है। इसमें आदर्शवादी या आध्यात्मिक बुद्ध की मूर्ति का निर्माण किया गया है और लाल पत्थर का निर्माण किया गया है। ये पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति कला है। कौन सी? मथुरा मूर्ति कला जो है पूर्णतः स्वदेशी मूर्ति कला है, जबकि गांधार मूर्ति कला पर यूनानी रोमन के प्रभाव दिखाई देते हैं।
आपने सुना होगा कि जो हाथ थे वो भारतीय थे, जो हाथ थे वो यूनानी थे, जबकि दिल जो है वो भारतीय था, गांधार मूर्ति कलाकारों का। तो लेकिन अब एक बात याद रखो कि जो मथुरा मूर्ति कला है उसमें बुद्ध की मूर्ति तो मिलती है, जैन और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्ति मिली है। वैश्य टेकरी आपने सुनी होगी, वैश्य टेकरी, उस टेकरी पर पार्श्वनाथ जो जैन तीर्थंकर उनकी मूर्ति मिली थी, और उन पार्श्वनाथ को सर्पों के साथ दिखाया गया था, मतलब उनके सर पर सांप दिखाए गए थे। ऐसी बुद्ध मूर्ति भी मिली है और हिंदू धर्म से संबंधित मूर्ति भी मिली है। कहाँ पे? मथुरा कला में। अब बात आती है अमरावती। अमरावती आपको पता है साउथ में है, अभी आंध्र प्रदेश की राजधानी है। तो इसके संरक्षक रहे हैं सातवाहन और इक्ष्वाकु वंश के शासक। इसकी खास बात है कि संगमरमर, सफेद रंग के संगमरमर का इस्तेमाल होता था इस मूर्ति कला में। स्वदेशी मूर्ति कला है, इस पर भी विदेशी प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, और यहाँ भी मुख्य रूप से बुद्ध की मूर्ति ही बनाई गई है। तो ये वाली बात आप लोग याद रखिए कि अमरावती और जो गांधार मूर्ति कला है ये मुख्य रूप से बुद्ध धर्म से संबंधित है, जबकि मथुरा मूर्ति कला बुद्ध, जैन और हिंदू तीनों से संबंधित है। अब बढ़ते हैं अगला जो हमारा बुद्ध स्थल है, बुद्ध के बारे में खबर है वो। अगली खबर है अवलोकितेश्वर के बारे में। अभी हाल ही में आपने सुना होगा कि भारत को एक मूर्ति प्राप्त हुई है, अवलोकितेश्वर की मूर्ति। अवलोकितेश्वर आपको पता है एक बोधिसत्व है, ये हाथ में पद्म लिए हैं, इनको पद्म पाणी बुद्ध भी बोला जाता है। ये देखो आप पद्म कमल का फूल लिए हुए हैं। अवलोकितेश्वर जो बोधिसत्व है, इनका एक चित्र अजंता की गुफाओं में भी बना हुआ है, बहुत प्रसिद्ध चित्र है वो वाला भी। तो न्यूज में आपको बताई थी कि 12वीं सदी के अवलोकितेश्वर बुद्ध की मूर्ति वो हमको दोबारा से प्राप्त हुई है, चोरी हो गई थी और विदेशों में पहुंच गई थी। बोधिसत्व पद्म पाणी है और करुणा में बोधिसत्व के रूप में जाना जाता है अवलोकितेश्वर को। यह था बुद्ध धर्म के बारे में। अब आपने कठपुतली कला के बारे में सुना होगा। कठपुतली देखी होंगी, वो हाथ में लेके ऐसे चलाते रहते हैं। जो हाथ में लेके चलाते हैं उसको बोलते हैं धागा कठपुतली, जो धागे से बंधी रहती है। 4 प्रकार की कठपुतली होती है। एक और कठपुतली कैसी होती है? एक और कठपुतली होती है जिसको हाथ में पहन लेते हैं और बोलती रहती है कठपुतली, तो उसको दास्ताना कठपुतली बोलते हैं। तीसरी होती है छड़ कठपुतली, उसको लकड़ी या किसी छड़ में फंसाए रहते हैं, वो कठपुतली होती है, उसको बोलते हैं छड़ कठपुतली। चौथी होती है छाया कठपुतली। आपने देखा पर्दा बना दिया जाता है, तो पर्दे के पीछे कठपुतली की कोई नृत्य करती है, कोई ऐसा नाटक दिखाया जाता है और उसकी परछाई पड़ती है पर्दे पर और आप पर्दे पर उसको देख सकते हो, तो उसको बोलते हैं छाया कठपुतली। ऐसे 4 कठपुतली कला भारत में मौजूद है। अभी जो खबर में है वो है पुत्तल नाच या पुत्तुल नाच इसको बोला जाता है। कहाँ की है? ये मुख्य रूप से पूर्वोत्तर भारत में है और छड़ कठपुतली का उदाहरण है। ये जो पुत्तुल नाच है, ये छड़ कठपुतली यमपुरी बिहार में भी मिलती है और बिहार के साथ बंगाल उड़ीसा में भी देखने को मिलती है। कौन सी? ये पुत्तुल नाच। हमें देखते हैं क्या है इसके बारे में और बातें हैं। ये जो मैं बात बता रहा था कि अलग अलग कठपुतलियों को भारत में अलग अलग नाम से जाना जाता है। पहले बात करते हैं छाया कठपुतली। मैं आपको बता ही चुका हूं क्या होती है छाया कठपुतली। एक पर्दा रहता है, उस पर्दे पर छाया पड़ती है और छाया के अनुसार ही हम कोई दृश्य देख पाते हैं। इस कठपुतली को उड़ीसा में नाम दिया गया है रावण छाया कठपुतली। ध्यान रखना, क्या नाम दिया गया है? रावण छाया कठपुतली। कर्नाटक में छाया कठपुतली को नाम दिया गया है तोगलू गोमबैटा। तोगलू गोमबैटा। आंध्र प्रदेश में दिया गया है तोलू बोम लट्टा। तोलू बोम लट्ट या तोलू बोम लट्टा। अगला है केरल। केरल में है थोल पावा कुथु। देखो पावा कुथु दोबारा आने वाला है, बस आपको याद ही रखना है। ये चारों के 4 छाया कठपुतली के उदाहरण हैं। अब बात करते हैं छड़ कठपुतली के बारे में। मैं आपको बताया था छड़ में कठपुतली रहती है, एक अर्ध शरीर बनाते हैं, उसके हिसाब से काम चलता है। तो पुत्तुल नाच अभी हम देख ही रहे थे, पुत्तुल नाच ही न्यूज में है। कोरोना जो चल रहा था उस कोविड के प्रसार, कोविड के रोकने के प्रसार के लिए, कोविड को जो रोकना है उस रोकने के लिए प्रचार करना था, तो उसके लिए, उस प्रचार करने के लिए पुत्तुल नाच का उपयोग किया गया था, इसलिए न्यूज में है। तो यमपुरी बिहार में भी इसका प्रचलन है, मैं आपको बताया है। पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में देखने को मिलती है। अगला है धागा कठपुतली, जिसको आप कठपुतली समझते हो, उंगली में धागा बांध के फिर कठपुतली को चलाया जाता है। तो इस कठपुतली को राजस्थान में कठपुतली नाम से ही जाना जाता है। ध्यान रखना, कठपुतली ही नाम से जाना जाता है राजस्थान में धागा कठपुतली को। गोमबैटा, देखो अभी उधर भी ऐसे शब्द आया था गोमबैटा। तोगुल
तोगलू गोम्बेटा वो कर्नाटक की थी छाया कठपुतली, लेकिन गोम्बेटा अगला शब्द आए तो कर्नाटक की धागा कठपुतली है। बोम लट्टम ये तमिलनाडु की कठपुतली है। कुंडेई ये है उड़ीसा की, कहाँ की धागा कठपुतली है? कुंडेई है हमारे उड़ीसा की। एक और उदाहरण है दास्ताना कठपुतली का। आपने देखा होगा आजकल टैलेंट इंडिया गॉट टैलेंट वो सब टैलेंट शो आते हैं, उनमें ये वाले वो लोग बहुत आने लगे हैं। वो करते हैं हाथ में कठपुतली को फंसा रहते हैं और खुद बोलते रहते हैं और कठपुतली का मुंह हिलाते रहते हैं, तो हमको लगता है कठपुतली ही बोल रही है। तो पाबा कुथु एक कहाँ पे प्रचलन में है? केरल में। और कौन सी है? ये दास्ताना कठपुतली का उदाहरण है, याद रखिएगा आप इस बात को। अगला बात करते हैं कि वो कौन कौन से पर्व हैं जो न्यूज में रहे हैं। एक साल में वो सारे त्योहार, वो सारे पर्व जो न्यूज में रहे हैं उनको हम देख लेते हैं। पहला पर्व है जो सबसे प्रसिद्ध पर्व भी माना जाता है भारत में, वो है कुंभ का मेला। कुंभ के मेले के बारे में हमने देख चुके हैं कि अमूर्त विरासत में शामिल है। 4 जगह आयोजित किया जाता है। ये 4 जगह हैं प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक। प्रयागराज में कौन सी नदी है? संगम है गंगा यमुना का और सरस्वती का भी माना जाता है जो पौराणिक नदी है। हरिद्वार में गंगा नदी है, उज्जैन में शिप्रा नदी है और नासिक में गोदावरी नदी है। इसका आयोजन 12 वर्ष के अंतराल पर किया जाता है। लेकिन एक बात जो गौर करने वाली है कि अगर प्रयागराज में 2022 में हुआ तो प्रयागराज में 12 वर्ष बाद होगा और वो कब होगा? 2034 में। लेकिन बाकी जगहों पर हो सकता है 12 साल से पहले। 12 साल से पहले मतलब एक स्थान पर दोबारा बार तो 12 साल बाद ही होगा, लेकिन ये 3-3 4 साल के अंतराल पर भी होते हैं अन्य स्थानों पर। जैसे अभी प्रयागराज में हुआ, अब अगली बार हरिद्वार में हो सकता है 3 साल बाद ही हो जाए, फिर अगले 3-4 साल बाद उज्जैन में हो जाए, ऐसा होता है। लेकिन वापस से प्रयागराज में 12 वर्ष बाद ही होगा। इसका संबंध कुंभ मेले का संबंध किससे है? इसका मुख्य रूप से संबंध है कुंभ मेले का स्नान से। पवित्र स्नान किया जाता है पवित्र नदियों में। 4 नदी आपको पता है बहुत पवित्र मानी जाती हैं। जो शिप्रा नदी है उसके किनारे उज्जैन का महाकालेश्वर मंदिर अवस्थित है, जो एक ज्योतिर्लिंग का उदाहरण है, याद रखिएगा। हरिद्वार ऐसी जगह है जहां पहली बार गंगा मैदानी क्षेत्र में आती है। प्रयागराज के बारे में आपको पता है, और नासिक में भी आप जानते हो महाराष्ट्र में एक शिवलिंग अवस्थित है। चलिए अगला महोत्सव है शिग्मोत्सव। इस शिग्मोत्सव को अगर मैं किसका जनरल नाम बता दूं आपको तो आप आराम से पकड़ लोगे, वो है होली। ये होली का त्योहार है, लेकिन गोवा में इसको क्या बोलते हैं? शिग्मोत्सव बोलते हैं। वसंत ऋतु में इस त्योहार का आयोजन किया जाता है, तो हम तो इसको होली के रूप में जानते हैं। आप देखो होली पे ढोल आते हैं, डांस करते हैं, रंग लगाते हैं, ये सब होता है। और यहाँ गोवा में क्या होता है? कई सारे डांस होते हैं। एक डांस है घोड़े मोड़नी, एक ही डांस का नाम है घोड़े मोड़नी, दूसरा है गोफा और तीसरा है फुगाड़ी। ये डांस हैं। कभी आपसे पूछ लिया जाए इन डांसों के बारे में, पूछ लिया कि कौन कौन से लोक नृत्य का संबंध किससे है, तो इनका संबंध है गोवा से। कौन कौन सा? घोड़ा मोड़नी, फुगाड़ी, इन सब का। अब अन्य क्षेत्रों में क्या क्या नाम दिया जाता है? उत्तर भारत में होली के नाम से जाना जाता है शिग्मोत्सव को। अगला दक्षिण में काम दहन के रूप में जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? काम दहन के रूप में। महाराष्ट्र में शिमगा के रूप में जाना जाता है। शिग्मोत्सव कहाँ पहुंच गया? शिग्मोत्सव पहुंच गया गोवा में। लास्ट है असम। असम में डोल यात्रा नाम से प्रसिद्ध है हमारा शिग्मोत्सव। तो याद रखिए आप ये सारी बातें शिग्मोत्सव के बारे में। जल्लीकट्टू एक और त्योहार है। जल्लीकट्टू लगातार न्यूज में रहा है। जो पेटा और ऐसी संस्था हैं उन लोगों ने विरोध किया कि इन पे जो जानवर है उन पे अत्याचार होता है। क्या है जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू में क्या होता है? एक बैल रहता है और एक प्रतियोगी रहता है। वो खिलाड़ी जल्लीकट्टू में बैल को नियंत्रित करके बताता है। अगर वो बैल को नियंत्रित करता है तो वो माना जाता है कि हाँ ये जीत गया है। कहाँ मनाया जाता है जल्लीकट्टू? जल्लीकट्टू मनाया जाता है तमिलनाडु के क्षेत्र में। तमिलनाडु के क्षेत्र में क्यों मनाया जाता है? एक्चुअली वो जो भी प्रक्रिया अपना रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य बढ़िया है। उद्देश्य क्या है? उनका उद्देश्य है पशु पूजा। किस लिए पशु पूजा? अच्छी फसल के लिए धन्यवाद देना भगवान को। भगवान बढ़िया आपने अच्छी फसल दी है, अब हम क्या मना रहे हैं? हम जल्लीकट्टू मना रहे हैं। जल्लीकट्टू का वर्णन संगम साहित्य में भी मिला है। इस बात को याद रखिए। कहाँ मिला है जल्लीकट्टू का वर्णन? संगम साहित्य में भी मिला है और मोहनजोदड़ो से भी इसके कुछ साक्ष्य मिलते हैं। कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। तो हड़प्पा
स्थल मोहनजोदड़ो से भी जल्लीकट्टू के कुछ साक्ष्य मिलते हैं और संगम साहित्य में तो इसका धूमधाम से वर्णन किया गया है। ये रहा जल्लीकट्टू। ऐसा बैल रहता है, सब लोग रहते हैं, अब बैल को कंट्रोल करते हैं। जो संस्था है उन्होंने कहा कि बेचारा बैल क्यों मारा जाए, तो इस बैल को बचाने के लिए ये लोग बहुत सारे प्रयास कर रहे थे। सुप्रीम कोर्ट द्वारा रोक भी लगाई गई थी, आपको पता होगा, लेकिन बाद में हटा दी गई। ऐसे एक त्योहार है कंबाला। कंबाला त्योहार कहाँ पर मनाया जाता है? ये मनाया जाता है कर्नाटक में। वो वाला क्या था? वो अभी था बैल से संबंधित, जबकि कंबाला है भैंस दौड़ से संबंधित। अभी कोरोना के टाइम पे जब कुछ टाइम के लिए रुक गया था, उसके बाद कंबाला हुआ, तो एक व्यक्ति थे वो भैंसों को दौड़ाते हैं। कहाँ? धान के खेतों में। जब भैंसों को दौड़ा रहे थे तो उनकी स्पीड उसेन बोल्ट से भी आगे निकल गई थी। तो हमारे मीडिया वाले तो यहीं पहुंच गए कि तुम दौड़ते क्यों नहीं हो, उसेन बोल्ट को टक्कर दे सकते हो। उसने कहा मेरे को नहीं देना भाई उसेन बोल्ट को टक्कर, मेरे को तो इसमें कंबाला में और रिकॉर्ड बनाने हैं। तो वो शांत हो गए सब मीडिया वाले। तो उन्होंने कहा मुझे तो केवल कंबाले से मतलब है, उसेन बोल्ट से मतलब नहीं है। तो भैंस दौड़ है, कर्नाटक में होती है और धान के खेतों में होती है। नाथ पंथ जो रहता है, नाथ पंथ का प्रभाव इस कंबाला पे दिखाई देता है। अब इसको कौन समर्थन देता है कंबाला को, कौन इसकी फंडिंग करता है? तो इसकी फंडिंग होती है तुलुवा जमींदारों के द्वारा। ये स्थानीय लोग होते हैं जिसको समर्थित करते हैं, समर्पित नहीं, ये समर्थित लिखा हुआ है, समर्थित करते हैं। ये रहा दो त्योहार हमने पढ़े, लगभग एक जैसे त्योहार हैं जो जानवरों से संबंधित हैं। पहला है कंबाला और दूसरा है जल्लीकट्टू। एक त्योहार है उड़ीसा का, उसका नाम है रज पर्व। ये भी एक बहुत अच्छा त्योहार है। देखो इस त्योहार में माना जाता है कि धरती माँ अपने मासिक धर्म से गुजर रही है, और जब मासिक धर्म से गुजर रही है तो इस टाइम पर उड़ीसा क्षेत्र में सारी गतिविधियां, जो इस पर्व को मानते हैं वो लोग, सारी कृषि गतिविधियों को रोक दिया जाता है। तो क्या माना जाता है इसमें कि धरती माँ का मासिक धर्म का चक्र अभी चल रहा है। किस राज्य से संबंधित है? तो राज्य का नाम है उड़ीसा, और कृषि गतिविधियां मैंने आपको बताया निलंबित रहती हैं और धरती माँ के मासिक धर्म से संबंधित है। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला पर्व है पर्युषण पर्व। अभी चर्चा में आया था। पर्युषण पर्व को 10 लक्षण पर्व भी कहते हैं, क्योंकि 10 लक्षण या 10 गुणों पर आधारित रहता है। जैसे क्षमा, उत्तम क्षमा, हर के आगे उत्तम लगा देते हैं, उत्तम क्षमा, उत्तम आर्जव, ये सब वो उनके धर्म है। किस संप्रदाय से संबंधित है? जैन संप्रदाय से संबंधित है। श्वेतांबर और दिगंबर दोनों समुदाय के लोग इस पर्युषण पर्व को मनाते हैं। क्या करते हैं इस पर्व के दौरान? इस पर्व के दौरान वो कठोर तप की प्रवृत्ति से गुजरते हैं। कई लोग तो 10 दिन ही व्रत रखते हैं, अपनी क्षमता अनुसार व्रत करते हैं। कोई 5 दिन करता है, कोई 10 दिन तक एक टाइम ही खाता है, कोई 10 दिन तक एक ही बार नहीं खाता है। ये हालात हैं। तो 10 दिन तक 10 गुणों के आधार पर 10 दिन तक रहता चलता है, इसलिए इसको 10 लक्षण बोलते हैं। 10 गुणों पर आधारित होता है और 10 गुणों के आधार पर ही जैन अपना जीवन व्यतीत करते हैं। बहुत सारे त्याग करते हैं, बहुत सारी तपस्याएं करते हैं। ये जब 10 दिन खत्म हो जाते हैं, या तो 10वें दिन और या फिर कई जगहों पर 11वें दिन पर एक त्योहार होता है, उसको बोलते हैं उत्तम क्षमा। क्या होता है उत्तम क्षमा में? उत्तम क्षमा में होता है कि जैन जो व्यक्ति रहते हैं वो अपने सब साथी बंधुओं से क्षमा मांगते हैं कि भाई पिछले साल में मैंने जो अपराध किए उनको क्षमा कर दो। मतलब कितना बढ़िया एक त्योहार हो सकता है कि आपने जो भी पाप किया उनको क्षमा मांग लो और सामने वाला आपको क्षमा कर ही देता है। जनरली हमारी संस्कृति ऐसी है, तो दोस्ती बनी रहती है। ये त्योहार है। इस त्योहार को, क्षमा पर्व को, श्वेतांबर जो रहते हैं उनमें संवत्सरी नाम से जाना जाता है। बस इतनी सी बात है कि क्षमा पर्व को श्वेतांबरों में संवत्सरी नाम से जाना जाता है। ये बात आप याद रखिएगा। अगला है बनचुबा त्योहार। क्या नाम है इसका? इसका नाम बनचुबा त्योहार। किस क्षेत्र से संबंधित है? असम राज्य से संबंधित है। बनचुबा त्योहार किसके द्वारा मनाया जाता है? तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। ये IMP है, तिवा जनजाति के द्वारा मनाया जाता है। इस जनजाति को लालुंग जनजाति भी कहा जाता है। देखो असम में तो मनाया जाएगा, लेकिन कई क्षेत्र ऐसे हैं जो मेघालय में, उनमें भी बनचुबा त्योहार को सेलिब्रेट किया जाता है या मनाया जाता है। किस लिए, क्या किया जाता है इसमें? पहली बात तो मनाया जाता है फसलों की रक्षा करने के लिए। भाई हम फसलों की रक्षा करो प्रभु। तो प्रभु को प्रसन्न कैसे किया जाता है? प्रभु को प्रसन्न किया जाता है सुअर की बलि चढ़ाकर। तो इसमें सुअर की बलि चढ़ाई जाती है और क्या कामना की जाती है कि फसलों की रक्षा हो। ये था बनचुबा त्योहार। याद रखना कहां पे है? असम में। अब देखो कई सारे फेस्टिवल हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल हैं। वो हार्वेस्टिंग फेस्टिवल अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग नाम से जाने जाते हैं।
फसल कटाई के बाद मनाए जाते हैं सब फेस्टिवल। मकर संक्रांति, ये भी आप लोग अगर नहीं जानते हो तो आज जान लो कि हार्वेस्टिंग फेस्टिवल का एक उदाहरण है। दूसरा है लोहड़ी या बैसाखी, कहाँ पे मनाया जाता है? लोहड़ी या बैसाखी मनाया जाता है पंजाब में। साजी मनाया जाता है हिमाचल प्रदेश में। उत्तरायण नाम से महोत्सव मनाया जाता है गुजरात में। पोंगल मनाया जाता है तमिलनाडु में। मेघा बिहू मनाया जाता है असम में। किचेरी मनाया जाता है यूपी में। ओणम कहाँ मनाया जाता है? ओणम मनाया जाता है केरल में। और बसंत पंचमी आपको पता है लगभग संपूर्ण भारत में मनाई जाती है बसंत पंचमी। एक आखिरी है बांग्ला। इसके अलावा भी कई सारे नाम हैं, इससे दुगने नाम और होंगे, लेकिन जो खास खास हैं वो नाम ये रहे। बांग्ला, तो बांग्ला त्योहार का नाम है और ये मनाया जाता है मेघालय में। बस इसको याद रखना, बांग्ला को कभी कंफ्यूज मत होना, नहीं बांग्लादेश या पश्चिम बंगाल लगा दो। तो बांग्ला का मनाया जाता है मेघालय में। तो आज हमने सेकंड पार्ट में कंप्लीट कर लिया है। त्योहार हो गए हैं, बच्चे जो मंदिर थे जो करंट में थे वो भी पढ़ लिए हैं और कुछ चित्रकलाएं पढ़ी हैं। अब कल फिर एक बार मैं आपके साथ जुड़ूंगा एक नए वीडियो के साथ। इसी का एक आखिरी पार्ट रहेगा, उस पार्ट में हम करंट अफेयर्स के सारे टॉपिक्स को समाप्त कर देंगे। चलिए तब तक के लिए मिलते हैं, बाय बाय, टाटा।